नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ हैं, आरिफ जाकिर जी। धन्यवाद जॉइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग सुमित जी। आरिफ भाई, आपका इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और मैं वो गुस्ताखी करूंगा भी नहीं। सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं आपके लिए और सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो यूके से ही है, बिकॉज अभी आपका वास्ता भी है वहां से, कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी, $45 ट्रिलियन भारत का लूट कर लेके गए वो 200 साल जब हमारे ऊपर राज किया, आज बैंकरप्ट है। और उनकी जो होम मिनिस्टर है वो बोलती है कि भाई यहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म जो है ये इसका कारण है। मुस्लिम्स का भी नाम लिया। क्या समझा सकते हैं कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म और ये बैंकरप्सी का रीजन क्या है? देखें, वी कैन नॉट से यट के बैंकरप्ट है। अभी बहुत दुनिया को लूटा है इन्होंने, अभी इनके पास बहुत बड़ा पड़ा है। जब यहाँ का किंग गोल्ड रिजर्व के कमरे में जाता है ना, तो छत तक और लंबे चौड़े कमरों में सोना भरा पड़ा है। और अभी इनको बैंकरप्ट होने में भी 50 साल लगेंगे। ये बैठ के भी खाए ना, 50 साल तो इनके पास है। बैंकरप्सी मोरल हो गई है। वो ये है, आपने जैसे मल्टीकल्चरलिज्म का कहा, तो देखें लास्ट वीक के दो वाकयात आपके सामने रखूंगा। एक था हिंदुओं का गणेश विसर्जन। राइट। हमने यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ने गणेश विसर्जन के कई जगह पे बंदोबस्त किए थे। लोगों की विश होती है कि अपने गणपति जी की मूर्ति ले जाके विसर्जन करें। तो हमने वो रूट चूज किए जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होती, सुनसान इलाके होते हैं। और हमने वो दरिया, इतने सारे दरिया हैं, लेकिन हमने एक छोटा दरिया जुबली रिवर का एक ऐसा कॉर्नर लिया जहाँ पे मैं 4 घंटे विसर्जन के दौरान रहा। वहां पे एक गोरा या एक लोकल आदमी नजर नहीं आया, क्योंकि वहां से गुजर ही नहीं होता। ये है सनातन की फिलोसॉफी के किसी को तंग नहीं करो और हम्म। अपना त्योहार मनाओ चुपचाप और वापस चले जाओ। यही होता था। लोग आते थे फैमिली के साथ, गणपति जी की मूर्ति लेके विसर्जन करते थे, प्रसाद खाते थे, चले जाते थे। अब दूसरा वाक्य, ईद मिलादुन नबी था 4 दिन पहले। लंदन की आइकॉनिक स्ट्रीट्स, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पिकैडली स्ट्रीट, पूरा सेंट्रल लंदन इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। हजारों लोग जुलूस लेके निकल रहे थे। टूरिस्ट होता है, लोकल लोग होते हैं, और वर्किंग डे था। उस पे आप हम्म। बताएं, पूरा लंदन डिस्टर्ब। और फिर लंदन ही नहीं, लीड्स, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, हर शहर में। मुसलमान कहता है कि मैं जब अपना धर्म का वो करूं ना, तो दुनिया चुपचाप अपने घरों में बैठ जाए, हम पूरा ऑक्यूपाई करेंगे। दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ इस्लाम, बदमाशी। दूसरा इसका ये है कि आपने जैसे मल्टीकल्चरलिज्म से उनका मतलब क्या था, तो उनका मतलब ये था कि आप अपनी कल्चर, अपना धर्म, अपनी हेरिटेज को फॉलो करें, लेकिन ऐसे करें कि आप लोकल, आप इधर इंग्लैंड में आए हैं, इंग्लैंड आपके पास नहीं किया, ठीक है ना। हम्म। माजी हम्म। को भूल जाए कि इन्होंने कॉलोनाइजेशन किया, वो अब उसको नहीं रोते रहेंगे हम, ठीक है। हम्म। आप ये बताएं कि आप इधर आए हैं और आप सबको मुसलमान करने में लगे रहेंगे। आप अपनी कल्चर इन पे थोपेंगे कि यहाँ पे कुत्ते लेके नहीं आओ, हम इन कुत्तों को पसंद नहीं करते, हम बुर्का पहनेंगे, यहाँ पे गोरी भी निकले तो सर पे दुपट्टा ओढ़ के निकले, इस टाइप की चीजें। अब तंग आ गए हैं ये लोग। खूब अपीसमेंट किया, अब तंग आ गए। तो दिस काइंड ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म इज नॉट अलाउड। ये स्वेला ब्रेवरमैन, हमारी होम मिनिस्टर का कहना था। और देखें सुमित जी, एक आदमी बीमार है, आप उसका इलाज उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो कि बीमारी क्या है। हम्म। और फिर जब बीमारी पता हो, तो आप जब तक उसको बताएंगे नहीं कि ये आपकी बीमारी है, तब तक इलाज नहीं होगा। तो यही होता रहा है इंग्लैंड में कि बीमारी का इनको पता था, बताते नहीं थे। आज एक आयरन लेडी आई है, स्वेला ब्रेवरमैन, जिसने ये खुल के कहा कि ये दिस इज दी बीमारी, और इस बीमारी का इलाज अब ये दरियाफ्त कर रहे हैं। आसान नहीं है। आसान आपको नहीं भी है। पता है कि भारत में भी इतने सारे हैं और ये वायोलेंट कम्युनिटी है। हम्म। तो इनको कंट्रोल करना, या तो आप शुरू से कंट्रोल में रखते, जब 60s और 70s में यहाँ पे ये हालात नहीं थे।
लेकिन आज ये हो गया है। इसमें सबसे बड़ा काम आजकल इल्लीगल इमिग्रेशन है। हुँ। कश्तियाँ भर-भर के आती हैं और यहाँ पे अब पहले क्या होता था कि ब्रेक्ज़िट नहीं था, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, तो लोग लीगली आते थे, अब इल्लीगली आते हैं। अब क्या लेकिन इल्लीगल अरे का भाई, जी, इश्यू ये है ना कि अगर वो इल्लीगल आ रहे हैं तो कोई उनको अंदर आने भी तो दे रहा है ना। दैट मीन्स देयर इज़ सम पॉलिटिकल सपोर्ट बिहाइंड इट, जिसके कारण ये सारा कुछ काम हो पा रहा है। नहीं, मसला ये है कि पॉलिटिकल सपोर्ट तो लेबर-वेबर का थोड़ा बहुत है, लेकिन इंग्लैंड इज़ एन आइलैंड हुँ। और कश्ती भर-भर के आ रही हैं। अब ज़्यादा फासला नहीं है नॉर्थ अफ्रीका से, ख़ास तौर पे ये नॉर्थ अफ्रीका से आ रहे हैं। ये जाते हैं इटली, फ्रांस, स्पेन, लेकिन कश्तियाँ आती हैं फिर इधर भी और फिर फ्रांस से ये लोग इंग्लैंड आते हैं। इंग्लैंड में एक बेनिफिट है इनको, वो ये है कि यहाँ पे जॉबलेस अलाउंस, आप होमलेस हैं तो आपको घर देंगे, घर नहीं देंगे तब तक एक होटल में रखेंगे, खाना-पीना देंगे और भत्ता भी देंगे, यानी जेब खर्च आपको पैसा भी देंगे, क्या वीकली आपका ये बाँध देंगे। जब लोगों को पता लगता है उधर नॉर्थ अफ्रीका में और पूरे अफ्रीका में, और फिर अफ्रीका से खाली अफ्रीका के लोग नहीं आते, फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब आते हाँ, हाँ। हैं। अफ्रीका पहुंचना आसान है, फिर वहां से कश्ती में बैठे आ गए, तो उनको पता है कि वहां एक बार जमीन पे पांव रख लिया ना, तो अब यूनाइटेड किंगडम है ना, वो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स चार्टर और जिनीवा कन्वेंशन ऑफ रेफ्यूजीज को पाबंद है। तो वो फिर मजबूरी हो जाती है कि हम उनको रखेंगे। अब जैसे एक केस हुआ कि एक लड़के ने रेप कर दिया किसी लड़की का, मुसलमान लड़के ने। अदालत में गए, उसने कहा भाई मैं तो नया आया हूँ, हमारी कल्चर में ये अलाउड है, तो इसलिए मुझे पता नहीं था, तो जज ने उसको छोड़ दिया। माय गॉड! ये अब सच्चाई है वो क्या? ये न्यूज़पेपर में मैंने भी पढ़ा था, ठीक है? हुँ। जबकि मैं जब बेल्जियम आया था 1990 में, तो बेल्जियम के एक शहर एंटवर्पन में मैं रहता था 91 में, तो एक बार मैं रोड क्रॉस करने के लिए सिग्नल लगा होता है ना, तो वो लाल था, मैं फिर भी खाली था रोड, तो मैं रोड क्रॉस करने लगा, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया और बेल्जियन फ्रैंक 700 फ्रैंक जुर्माना किया, 750 फ्रैंक। और मैंने उससे कहा कि मैं तो नया आया हूँ, मुझे पता नहीं, तो कहता है कि ये भी एक गैर कानूनी चीज है कि तुम जिस मुल्क में आए हो उसका कानून तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन राइट? आज हम यहाँ ये देखते हैं तो मैं हैरान होता हूँ कि हमें तो एक रेड क्रॉस करने पे 750 फ्रैंक का जुर्माना ले लिया। तो ये है, अब मसला मल्टीकल्चरलिज्म का ये है कि यू आर इम्पोजिंग योर कल्चर, योर रिलीजन ऑन दिस। हिंदू ये हुँ, नहीं करता। दूसरी, हुँ। सॉरी मैं लंबा हो रहा हूँ, एक और छोटा सा पॉइंट है इसमें, वो ये है कि यहाँ पे एक जॉब है। अगर कोई एक कंपनी में एक मुसलमान भी जॉब करता है, एक हिंदू भी, हिंदू अपने काम को 100% ऑनेस्टली करता है, टाइम टू टाइम पूरा अपना काम करता है। मुसलमान जुम्मा का दिन होगा तो कहेगा अच्छा भाई 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, नमाज पढ़ने जाना है। रमजान आएगी तो जी मेरे तो रोजे हैं, मैं तो रोज हाफ डे करूंगा। ईद मिलादुल नबी तो मैं तो छुट्टी करूंगा, मेरा तो जुलूस है। इस तरह की चीजें करता है। दूसरा क्या करता है कि वो काम पे बैठा है, बराबर में एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, उनको देखो तुम मुसलमान हो जाओ वरना तुम जहन्नम में जलोगे, और तबलीग करना शुरू कर देता है। हिंदू ये नहीं करता। सो दिस हाँ। इज आपका बेसिक क्वेश्चन था कि मल्टीकल्चरलिज्म से उनका क्या मकसद है, तो दिस इज हुँ। मल्टीकल्चरलिज्म। हिंदुओं से इनको नहीं मसला, इंडियंस हिंदू से की, नहीं। हाँ, इंडियंस की कल्चर से उनको नहीं मसला, क्योंकि वो पीसफुली अपनी घर पे अपने लिमिट में रह के करते हैं, दूसरों को तंग नहीं करते। ये है फर्क। देखिए, अरे भाई, हमने एक चीज़ देखी है कि जो कल्चरलिज़्म की आपने बात करी, अभी जैसे कनाडा में जो कुछ हुआ है हम देख रहे हैं कि जैसे वो पागलपंथी है, कुछ सिख भाई हमारे जो गुमराह हो गए। अब तो ब्रैम्पटन में मैंने देखा है कि वहाँ पर उन्होंने कुछ इलाके को खालिस्तान डिक्लेयर कर दिया है वहाँ पर, और वहाँ पर अब कोई भी और सिख कम्युनिटी के अलावा कोई भी और अलाउड नहीं है। और मैं यूके में भी देख रहा हूँ कि अब जैसे-जैसे यूके में है, अभी भारत के अंदर साउथ इंडिया में कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है, वो 70% 80% हो गई है। वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब यहाँ पर हिंदू का कोई भी कल्चरल चीज़ अलाउड नहीं है। आप कोई प्रोसेशन नहीं निकाल सकते, आप मंदिरों में जा नहीं सकते, क्योंकि अब हमारी मेजॉरिटी आ गई है। तो आपको लगता है कि जैसे कनाडा में ये बढ़ती जा रही चीज़ कि भई जहाँ-जहाँ पे सिख कम्युनिटी बढ़ गई है या खालिस्तानी वहाँ पर हावी हो रहे हैं,
वहां पर भी ये पॉलिटिकल मोटिव, जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, उसके बिना तो ये काम हो नहीं सकता। आप भी समझते हैं कि कोई ना कोई ऊपर, जैसे वाइस प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो सरदार है, प्रो खालिस्तानीज भी है, उनके बिना ये काम नहीं होता कभी भी। देखिए, कनाडा का मसला दूसरा है। जैसे मैंने बताया कि इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे मुल्कों में कश्तियां भर भर के आती हैं, क्योंकि ये मेन दुनिया का एक वो हिस्सा है। वो बिल्कुल अलग थलग जगह है। वहां हम्म, पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रही है। लेकिन हम्म, क्या माइग्रेशन हो रही है? कनाडा ने पॉलिसी रखी है कि आप इतने मिलियन डॉलर शो करो, आओ और यहाँ पे सेटल हो जाओ, आपको रेसिडेंसी मिल जाएगी। अब एक गरीब आदमी जो यहाँ से यूरोप आ रहा है, इलीगल माइग्रेंट, अपने जेवर बेच के 2-3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया खर्चा करके यूरोप तो आना इसके लिए आसान है। वो पांच हम्म, मिलियन डॉलर कनाडा को शो करने के लिए उसके पास पैसा नहीं। किसके पास है 5 मिलियन डॉलर? क्रिमिनल के पास, करप्शन का पैसा, टेररिस्ट। तो कनाडा में एक, जैसे जयशंकर जी ने कहा कि एक सेफ हेवन बन गया है क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के लिए, वो उन्होंने खुली छूट दी है। मामूली मिसाल दूंगा कि भारत के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं ना, वो रिटायर होते हैं ना, तो वो भारत में ही अपने 1 कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे के घर में जिंदगी गुजारते हैं। राइट। पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, जनरल है, वो रिटायर होगा ना, उससे पहले ही उसने अपनी फैमिली कनाडा में या अमेरिका में सेट की हुई होती है, क्योंकि उसके हम्म, पास पैसा इतना है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर। तो पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की कॉलोनीज हैं बाकायदा कनाडा में। अब दूसरा ये है कि आर्मी के की ट्रेनिंग क्या होती है कि आपने जंग नहीं लड़नी, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप जंग जीत सको। आपको भारत ने नंगा करके मारा है हर बार। तो आपने जंग नहीं लड़नी, आपने क्या करना है? टेररिज्म करनी है, प्रॉक्सी वार्स चलानी है। वो हम्म, रिटायरमेंट के बाद वहां भी यही चीज करते हैं। और फिर खालिस्तानी, क्योंकि मैं इनको सिख नहीं मानता। सिख बेसिकली। धर्म कहता है कि गुरुद्वारे में हर धर्म का, हर जाति का आदमी जा सकता है। इन्होंने कल भारत के हाई कमीशन को रोक लिया। हाई कमीशन की पूरी जिंदगी भारत के पंजाब में गुजरी है। हम्म, और पंजाब में आप आज भी चले जाएं तो हिंदू, सिख, मुसलमान सब गुरुद्वारे में जाते हैं। मुसलमान नहीं जाता, बाकी सब गुरुद्वारे में जाते हैं। ठीक हम्म, है। उन्होंने उसको रोका। दूसरा ये है कि सेवा, सेवा बेसिस है सिख धर्म की। ट्रू। खालिस्तानी तो टेररिस्ट है, सेवा का तो उनका ताल्लुक ही नहीं है कोई। हम्म, तो ये खालिस्तानी जो है ना, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये पाकिस्तान से पैसा लेके एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं भारत के साथ। देखें सुमित जी, मैं यूनाइटेड नेशंस में 29 साल से जा रहा हूँ। और हम्म, यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेज में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंडिपेंडेंस की मूवमेंट के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो ये है कि बलोच कम्युनिटी है। बलोच कम्युनिटी को पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन का सामना है। बलोच कम्युनिटी, बलोच की जमीन है बलोचिस्तान, वो पंजाबी आर्मी ने कब्जा किया हुआ है। बलोच रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। गैस पूरे पाकिस्तान को बलोचिस्तान से प्रोवाइड हो रही है, सिवाय बलोचिस्तान के। सुई इलाका है एक बलोचिस्तान का। सुई में 1956 में गैस एक्सप्लॉइट हुई और विद इन 4-5 इयर्स कराची, लाहौर, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होने लगी। सुई के लोग आज भी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप फिर आज़ादी मांगे। आपने 75 साल हम्म। देख लिया सब कुछ। सिखों के साथ क्या हो रहा है भारत में? क्या आपने कभी नथिंग। सुना है कि सिखों को जॉब नहीं मिल रही, सिखों को नो। एजुकेशन, बिकॉज ऑफ बीइंग सिख उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखें, 2% भारत की पॉपुलेशन का हिस्सा है ये। लेकिन आपको सिविल सर्विस में 5-6% मिलेंगे। आपको फॉरेन सर्विस में 8-10% मिलेंगे। आपको आर्मी में 8-10% मिलेंगे। ज्यादा सर। आर्मी भी के अंदर तो सिख जो रेजिमेंट है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट है ये, और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। सो आई अंडरस्टैंड सिख कम्युनिटी वेरी वेरी वेल। और फिर बिजनेस की खुली छूट है, एजुकेशन की खुली छूट है, जेनोसाइड नहीं हो रहा, रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं है कि किसी भी एक गुरुद्वारे की कमेटी में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सारे सिख नो। कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। यस। और रिलीजियस परसिक्यूशन ऐसे होता है कि सुन्नी मस्जिदें जो ईरान में है ना, उनमें शिया कमेटी में शिया लोग बैठे हुए हैं। सऊदी अरब में जो शिया इमाम बारगाह हैं, उसमें सुन्नी बैठे हुए हैं कमेटी में। लेकिन सिखों के गुरुद्वारों की कमेटी में सारे सिख हैं। यस। सिखों के रिलीजियस फेस्टिवल सरकारी लेवल पे मनाए जाते हैं। तो इनके पास वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिसके लिए वो अपना अलग देश मांगे।
ये दुनिया को पता है। अब आपका सवाल वापस के कनाडा, तो कनाडा हैज बिकम ए सेफ हेवन्स ऑफ टेररिस्ट एंड इलीगल इमिग्रेंट्स, क्रिमिनल इमिग्रेंट्स। इलीगल हुँ। इमिग्रेंट्स यहाँ भी आ रहे हैं, वो भी क्राइम, पेटी क्राइम्स करते हैं, वो बड़े लेवल की साजिशें करते हैं। अब इसका असर कनाडा को सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान टेररिस्टों की हब थी, तो क्या नतीजा है आज पाकिस्तान का। सर मैं उसी पे आ रहा था आगे कि भई देखिए आप सोच के देखिए कि अभी जैसे ब्लास्ट हुए हैं पिछले 4-5 दिनों में पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि मैंने कोई वीडियोज़ देखी मैंने और मैं दहशत वीडियो देखकर दहशत हो जाती है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जहाँ पे रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर हो रहा होगा? और ये सारे वो लोग हैं जिन्हें पहले गवर्नमेंट ने आईएसआई हो गया या आपके एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने पाला था इनको और आज उन्हीं के गले में पड़ा हुआ है। क्या ट्रूडो को ये दिखता नहीं है कि भई जो कुछ पाकिस्तान एक टाइम पर कर रहा था कि प्रॉक्सी वॉर्स के लिए या टेररिस्ट को उन्होंने पनाह दी, तो उनका क्या हाल है? और आज ट्रूडो वही काम कर रहा है। क्या इसको नहीं लगता कि कल को ही ऐसे इसके साथ भी इसकी कंट्री के साथ हो सकता है? इतना बेवकूफ़ तो लगता नहीं मुझे वो। आपने कहा कि पाकिस्तान कर रहा था, पाकिस्तान कर रहा है अभी भी, पाकिस्तान राइट। करता रहेगा। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है कि टेररिस्टों को पनाह देना। अब यहाँ पे एक और में बात आती है, फिर मैं कनाडा की तरफ आता हूँ कि जयशंकर जी ने परसों किसी इंटरव्यू में उनसे एक जर्नलिस्ट ने न्यूयॉर्क में सवाल किया कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा, कहाँ हो रहा है? बताओ मुझे, कोई वाकया बताओ। जेनोसाइड यूएन की लैंग्वेज में होता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल मास मर्डर हो, जिनका हंड्रेड्स थाउजेंड्स में। जेनोसाइड हुआ था, आखिरी जो मेरी नजर में बड़ा जेनोसाइड हुआ था वो रवांडा में हुआ था। 94 में रवांडा में 2 मिलियन लोग 15 दिन में मार दिए गए थे। हुतू तुत्सी कबीले दो थे, उनके आपस में जंग में, यस, को यस। जेनोसाइड कहते हैं। अब भारत में मैं भी अरसे से अपनी वीडियोस में सवाल करता हूं कि मुझे आप 100 आदमी की लिस्ट दे दें जो एक दिन में नहीं 5 साल में मुसलमान धर्म के आधार पर मारा गए हो। कोई क्रिमिनल है, मारा जाता है पुलिस इनकाउंटर में, ये वो सब है। धर्म के आधार पे कि वो मुसलमान होने की वजह से 100 आदमी मारे गए हों। लेकिन आपने जिस बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र किया ना बलूचिस्तान में, वो ईद मिलादुन नबी के जुलूस में यस। मुसलमान दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले मुसलमानों के बीचों बीच हुआ। तो इसको कहते हैं जेनोसाइड। कि पाकिस्तान में जितना मुसलमान मुसलमानों के हाथों मारा गया है ना, पिछले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, पूरी दुनिया में मिला के इतना मुसलमान नहीं मारा कहीं, जितना पाकिस्तान में मारा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड जेनोसाइड। अब कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की बात करें, देखें, एक हवाई जहाज कनाडा का खालिस्तानी बम ब्लास्ट में उड़ा देते हैं। उसके बाप ट्रूडो के बाप पियर ट्रूडो ने, जस्टिन ट्रूडो के बाप पियर ट्रूडो ने खालिस्तानियों को फिर भी पनाह दी। मुझे ये बताएं कि अल कायदा 9/11 करती है अमेरिका में, इसके बाद अल कायदा को क्या अमेरिका ने पनाह दी? नो। चाहे वो किसी भी नाम से आ जाए, आईएसआईएस के नाम से आ जाए, किसी भी, अमेरिका तो उनको टारगेट कर रहा है। तो तुम किस किस्म के इंसान हो कि खालिस्तान के नाम पे तुम्हारे मुल्क का सबसे, हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है तुम पे। इतने कैनेडियन मारे गए, इतने दुनिया के दूसरे लोग मारे गए, तुम उनको आज भी खालिस्तानियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे पनाह दे रहे हो। तुम कर ही नहीं सकते। तो आपने कहा कि ये पागल है कि नहीं, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट है पावर के लिए, कि वो सिखों के जगमीत सिंह की पार्टी के सपोर्ट पे इलेक्शन जीता था और उसी की सपोर्ट पे ये कंटिन्यू कर रहा है अपनी गवर्नमेंट। तो पावर के लालच में ये अंधा है। इसका बाप भी यही कर रहा था, ये भी यही कर रहा है। तो अरे भाई देखिए, ये बार-बार मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो सारे सिस्टम होते हैं, ये पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना नहीं होते। हमने भी भारत में देखा है कि जब-जब ये जैसे मुसलमान है या कोई भी और कम्युनिटी है, जब इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है, तो ये शेर हो जाते हैं। भई अगर इतने ही शेर थे, तो यूपी में आजकल शेर क्यों नहीं है? वो सारे गिदड़ क्यों बन गए? देखें, पॉलिटिकल सपोर्ट अगर आप कनाडा की बात करें तो वहां तो प्राइम मिनिस्टर ही सपोर्ट कर रहा है, उसकी पार्टी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। यूके की बात करें तो यूके में ऑलरेडी इस हद तक खराबियां हो चुकी थी कि ये आंखें बंद करके सबको पनाह दिए जा रहे थे, इजाजत दिए जा रहे थे। अगर आपने शुरू से सख्ती रखी होती, भाई एक बात बताएं कि सऊदी अरब में क्यों टेररिज्म नहीं होती? हुँ। रूल ऑफ लॉ है।
रूल ऑफ लॉ है। अभी ट्रैफिक का कानून नहीं तोड़ता, टेररिज्म तो दूर की बात, ट्रैफिक का हुँ, सिग्नल नहीं तोड़ता। वही पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में धड़ल्ले से हर गलत काम करते हैं, वो सऊदी अरब, दुबई वगैरह में इंसान बन के रहते हैं। तो ये आपके कंट्री के ऊपर है कि आप अपीज़मेंट किस हद तक करते हैं। तो इंग्लैंड में हुँ, लेबर पार्टी हमेशा अपीज़ करती रही है। इस वक़्त लंदन का मेयर लेबर पार्टी का पाकिस्तान ओरिजिन का, बर्मिंघम का मेयर, मैनचेस्टर का मेयर, ब्रैडफोर्ड का मेयर, ये सब पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। अब बर्मिंघम की कौंसिल, सिटी कौंसिल ने बैंकरप्सी डिक्लेयर की है। हुँ, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है खर्चे करने के लिए। इंक्वायरी शुरू हुई, तो पहला केस जो आया वो ये आया कि एक टैक्सी कंपनी है, उसको मेयर ने ठेका दिया था 17 मिलियन पाउंड पर ईयर का। और ठेका ये था कि एक स्कूल से 3 माइल दूर एक घर था जहाँ से कुछ बच्चे उठाने थे और स्कूल लाने थे सुबह, और आफ्टरनून में वो वापस घर छोड़ना था। 17 मिलियन पाउंड पर ईयर का उसको ठेका दिया था। पर मंथ 1.5 मिलियन पाउंड बनता है, पर डे 50,000 पाउंड। अब आप मुझे ये बताएं कि उस टैक्सी कंपनी का मालिक कौन था? पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी है, जमील नाम है उसका। और मेयर कौन है? पाकिस्तानी। तो पॉलिटिकल सपोर्ट की आप बात करें ना, तो यहाँ पे लेबर पार्टी है। ये लेफ्ट का इकोसिस्टम है ना पूरी दुनिया में, वो ये हुँ, सब चीजें करता है। पॉलिटिकल सपोर्ट यही है। भारत की सबसे बड़ी समस्या मेरी नजर में है ना, वो उसकी राजनीति है। हुँ। कि पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो मोदी जी सोने की तश्तरी में बेहतरीन भी कोई चीज लेके आएंगे ना, तो उसका विरोध करेंगे। भारत विरोध करते हैं मोदी विरोध में। अरे भाई मैं ना देखिए जो ये विरोध है मैं भाई बार-बार बोलता हूँ जो कांग्रेस का टाइम था, तब इनको सपोर्ट मिलती थी सारे इकोसिस्टम को, जो लेफ्ट विंग वाले हैं, तो ये सारी हरकतें भी करते थे। अभी आप देखिए कुछ डीएनए का पार्ट भी होता है, जैसे पाकिस्तान की टीम है, वो भी भारत में आई आपको मालूम है। आते ही उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया, हमें बीफ नहीं मिल रहा। भई अगर हिंदुस्तान की टीम कभी वैसे तो पाकिस्तान जाएगी ही नहीं, अगर जाए और बोले जी हमें तो पोर्क चाहिए, हमें सूअर का मांस चाहिए, तो क्या पाकिस्तान ऐसी हरकत कभी हिंदुस्तान की टीम करेगी? पहली बात तो करेगी नहीं। लेकिन क्या वो वहाँ पे जाके बोलेंगे तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा? भई हर कल्चर का एक सिस्टम होता है, इनका डीएनए में प्रॉब्लम है कि क्या है? ऊपर से वहाँ पे जाके जो खाना मिल रहा है इनको, फ़ोटो खींच-खींच के अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, देखिए हमें कितना बेहतरीन खाना दिया जा रहा है, जैसे कभी इन्होंने ज़िंदगी में खाना देखा ही नहीं है। व्हाट इज़ ऑल दिस थिंग्स? ये अपने उसमें औकात में रहते क्यों नहीं है? भाई वैसे इस पर्टिकुलर वाक्य पे मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम की तरफ से ये चीज नहीं आई, पाकिस्तान मीडिया इसको फैला रहा है। वरना टीम ने यही कहा है कि हमें खाना अच्छा मिल रहा है, बीफ नहीं है ऑफ उसमें, कोर्स। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट है पूरा हमारा प्रोटीन कवरेज इसमें पूरा हो रहा है। ठीक है, हुँ, टीम का तो ये था, लेकिन बहरहाल टीम को इस दूध के धुले नहीं है, टीम भी वही मदरसा छाप है। जब आप बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग के दौरान पानी का वक्फा आता है, तो आप वहां पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं पिच पे। हुँ, हुँ। दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पिरिट्स ऑफ क्रिकेट। ठीक है। तिलकरत्ने दिलशन, श्रीलंका का एक बैट्समैन, बैटिंग कर रहा था, इनिंग में ब्रेक आया तो सब प्लेयर बाहर जा रहे हैं, तो बाउंड्री लाइन के पास कैमरा रिकॉर्ड है, मौजूद है गूगल पे। पाकिस्तान का क्रिकेटर अहमद शहजाद तिलकरत्ने दिलशन को कहता है कि तुम इस्लाम क्यों कबूल कर नहीं कर लेते? तो उसने कहा नो, आई एम हैप्पी विथ माय बुद्धिज्म। तो उसने कहा कि फिर तो तुम जहन्नम में जलोगे, और मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम जहन्नम की आग में जलोगे। अबे क्रिकेट खेलने आए हो, क्रिकेट खेलो यार। मैथ्यू हेडन को, ऑस्ट्रेलिया का एक लेजेंड है, उसको इन्होंने कोच बनाया। वो कोच बन के आया तो पहले दिन इसको पूरी टीम ने जाके कुरान शरीफ पेश किया इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, कि तुम इसको स्टडी करो और फिर तुम मुसलमान हो जाओ। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, इसको स्टडी करता हूँ, क्योंकि वो कोच बन के आया था, वो मामला खराब नहीं करना चाहता था। हुँ, हुँ, स्टडी हुँ। करता रहा, चुपचाप वापस चला गया। डेरेन सेमी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आया, जब कोई दुनिया का क्रिकेटर टेररिज्म की वजह से नहीं आता था, उसके पीछे पड़ गए, इस्लाम कबूल कर लो। उसने कहा कि हाँ, इस्लाम इज ए वेरी पीसफुल रिलीजन। अगले दिन पूरा मीडिया लगा रहा कि डेरेन सेमी मुसलमान हो गया है। वो बेचारा वापस गया तो वेस्ट इंडीज से उसने ट्वीट की, गूगल पे मौजूद है उसकी ट्वीट। उसने कहा, मेरा जीसस महान, मैं अपने जीसस के साथ हूं, मैंने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया।
तो भाई साहब आपने कहा ना कि ये इनकी डीएनए में है, तो ये इनकी तरबियत है। 4 साल की उम्र में जब आप मदरसे में जाके उनको नफ़रत की शिक्षा दोगे ना, तो यही होगा। लेकिन अरे भाई देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डीएनए में प्रॉब्लम है। जैसे अब प्राइम मिनिस्टर है, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो पूरे दुनिया में कहीं भी टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर होता है। अब वो प्रधानमंत्री बना है 3 महीने के लिए और स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि भई हमारी कोशिश है कि जितने भी हिंदू हैं, इन सबको हम इस्लाम में कन्वर्ट कर दें। भई तुम टेम्पररी 3 महीने के लिए इलेक्शन करवाने के लिए आए हो, तुम्हें कि वहाँ पर सिर्फ चूरन बेचने के लिए, क्योंकि पूरी कंट्री वो इतने भंगड़े पड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए जी, प्रधानमंत्री ने हमारे ने कैसी एक स्पीच दे दी या स्टेटमेंट दे दी। आपने हासिल क्या किया लाइफ में? भी मुसलमान बनना कोई बहुत बड़ा एक तगवा है क्या? कि जिसमें आपको टेररिज्म सिखाई जाती है, दूसरों को मारने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। व्हाट हैव यू लर्न्ड? और ये वही पागलपन है या डीएनए पूरे पूरे वर्ल्ड में ऐसा है? देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट है ना कि हम मिलेनियम तक वेट करेंगे जब सारे हिंदू मुसलमान होंगे, वो 2020 की ट्वीट है। हुँ, ये 2020 की ट्वीट है, इसने अभी नहीं की है, ठीक है? ओके, हाँ, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर दुनिया की हिस्ट्री का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो सेल्फियां ले रहा है सबके साथ। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा एक 24 करोड़ के देश के प्राइम मिनिस्टर हो, टेम्पररी सही, सेल्फियां ले रहा है लड़कियों के साथ, सबके साथ। दूसरा क्या, इसका मैंडेट है कि यू आर ए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ओनली हियर टू होल्ड इलेक्शंस, और राइट? इलेक्शंस तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, सब कुछ करो। ये भाई साहब ने क्या किया कि आर्मी से कहा कि मुझे हवाई जहाज दो, मुझे यूनाइटेड नेशंस जाना है स्पीच करने। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता। पाकिस्तान में भी आज तक कोई नेवर। प्राइम मिनिस्टर बाहर नहीं गया। बहुत हुआ, हुँ, चलो उम्रा करने चले गए, एज ए रिलीजियस ड्यूटी उम्रा करके आ गए। अच्छा, हवाई जहाज दिया आर्मी ने, इसने अपने पूरे खानदान दोस्तों को सबको जमा किया, 40-50 लोगों का लश्कर। इसने कहा अब मेरी बीवी को एक बहुत अरसे से इच्छा है कि एफिल टावर पेरिस का है ना, उसकी छत पे रेस्टोरेंट है, उसमें इसको डिनर करना है। तो अमेरिका जाने से पहले पेरिस में हवाई जहाज रोको। पेरिस में हवाई जहाज माय रोका गया, स्पेशल गॉड! टैक्सिंग की परमिशन ली गई, पैसे दिए गए, सब कुछ। 300 यूरो पर हेड के ऊपर पूरा रेस्टोरेंट बुक करके ऊपर उन्होंने एफिल टावर के। फिर ये गए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये 5 दिन झक मारते रहे। देखें, भारत के फॉरेन मिनिस्टर गए, प्राइम मिनिस्टर नहीं गए न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस के राइट? इजलास में। हुँ, फॉरेन मिनिस्टर यूएस डिफेंस मिनिस्टर से मिले, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले, यूएस फॉरेन मिनिस्टर से मिले, यूएस कॉमर्स कॉमर्स मिनिस्टर से मिले, रोज ही मिल रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कोई भी नहीं मिला, कोई हुँ, भी मिला नहीं, हाथ तक नहीं मिलाया, ठीक है। दूसरी बात, 5 दिन आप गए, आपका काम है स्पीच करना, एक दिन में आ जाओ। इसके बाद वापसी पे कहा मेरे को उम्रा करना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को खाना काबा का दरवाजा खोल के अंदर ले जाया जाता है। ये प्रिविलेज सबको नहीं मिलती। इसने कहा अभी मैं हुँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, पूरे खानदान के साथ। इसकी उम्रे की मैं वीडियो देख रहा था, पुलिस के घेरे में जा रहे थे, सिक्योरिटी में उम्रा कर रहे थे, तो उस पुलिस के घेरे में 40-50 लोग थे। इसका मतलब तुम इतना बड़ा लश्कर लेके गए हो, ठीक है। ईद मिलादुन नबी पे 2 बम धमाके हुए, तुम सऊदी अरब में बैठे थे। ट्रू। अल्लाह वहाँ कोई का स्टेटमेंट भी नहीं है। कर रहा है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तुमने मुझे यहाँ पे मौका दिया। अबे तुम्हारी ड्यूटी वो है, अल्लाह तुमसे पूछेगा तो उसका पूछेगा कि तुमने सिक्योरिटी का क्या किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्राइम मिनिस्टर की बात तो छोड़ ही दें, ये फारिग आदमी है, और पाकिस्तान में ऐसे ही पॉलिटिशियंस को आर्मी आगे लाती है ताकि ये चुपचाप अपना काम करते रहें। अब आ जाती है बात डीएनए की। हुँ, डीएनए नहीं खराब, डीएनए इन सबका इंडियन है, हमारा इंडियन डीएनए है, ये राइट? तरबियत है। ये आप बचपन से 4 साल की उम्र से मदरसे में जब तरबियत ऐसी देंगे नफरत की, मरने मारने की, हुँ। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट। अच्छा आरिफ भाई, एक कड़वा क्वेश्चन पूछ लूँ आपका? बुरा तो नहीं आप मानेंगे? जो पूछना है पूछे, जवाब मुझे नहीं आता होगा मैं मना कर दूंगा। नहीं, 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 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हमने भारत में एक चीज़ देखी है कि जैसे-जैसे अभी वहाँ पे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, हमने देखा कई बार कि जो मुस्लिम लड़के हैं, यंग लड़के होते हैं, वो हिंदू नाम लेकर आएँगे, लड़कियों को फँसाएँगे, रेप भी करते हैं, मर्डर्स भी करते हैं। ये हमेशा हिंदू के गाँव में आते हैं ना, एक वो ब ब मटोका क्या बोलते हैं उसको, मुखौटा पहनकर। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदू कभी भी मुसलमान का मुखौटा डाल के कभी भी जाए और कोई काम करे। हिंदू जाता है अपने अपने बलबूते पे। ये मुसलमान हमेशा
एक मुखौटा डाल के क्यों आते हैं सर? और हमने देखा कि अब जैसे कई वीडियोज़ आई, मंदिर में गए वहाँ पे जो तिजोरी पड़ी होती है जहाँ पे गुल्लक होती है जिसमें लोग डालते हैं, पैसे डालते हैं, उसमें से पैसे निकाल लिए। वो पूछा उसको कहता है मैं तो रमेश हूँ, गलती होगी मेरे पास पैसे नहीं थे घर चलाने के लिए। तो कुछ और बोला तो कहता मैं अब्दुल हूँ, मुझे भेजा गया था ये काम करने के लिए। तो ये ऐसा क्यों होता है? भाई क्लियर इंटेंशन है तबलीग। भाई आपका प्राइम मिनिस्टर जो 2020 में ट्वीट कर रहा था कि हम सारे हिंदुस्तान को वो करेंगे मुसलमान, तो ये भी आम मुसलमान के भी जहन में मदरसे देखें। 4 साल की उम्र में मुझे भेजा जाता है मदरसे में। हुँ, पहला, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, पहला कीड़ा जो दिमाग में डाला जाता है ना, वो ये है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान पैदा हुए हो, क्योंकि ओनली यू आर करेक्ट, बाकी दुनिया के सब लोग गलत हैं और हुँ, उनको करेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है। अब ये जिहाद है, जिहाद कहा गया है इसको। और उस जिहाद के लिए आप ये गलत काम करेंगे, हिंदू के नाम से लड़की को फंसाएंगे, सब कुछ करेंगे। हिंदू क्यों नहीं करता? हिंदू को अगर किसी मुसलमान लड़की से प्यार हो जाता है ना, तो वो सच्चाई से जाके बताता है कि मैं राहुल हूं और ये मेरा नाम है, ये मेरा धर्म है, तुम अपना हुँ, इस्लाम कंटिन्यू कर सकती हो। लेकिन मुसलमान के साथ ये मसला है कि मुसलमान लड़की को अपना धर्म सच्चा बता भी दे और उसको ये भी कहे कि तुम हिंदू रह सकती हो, लेकिन शादी के बाद वो पलटी खा जाता है। फिर उसके हुँ, ऊपर अगर फिजिकल नहीं तो मेंटल टॉर्चर करता रहता है। फिर उसकी माँ, उसकी बहन 24 घंटे, देखो तुम मुसलमान हो जाओ, ये वो। अंत वहां पे आ जाता है जब उसके बच्चे बड़े होते हैं ना, बच्चे भी अपनी माँ से कहते हैं माँ तुम जहन्नम की आग में जलोगी, हमारे पास जन्नत में नहीं होगी, तुम मुसलमान हो जाओ। उस लड़की की बेचारी की जिंदगी उस वक्त तक बर्बाद रहती है जब तक वो मुसलमान नहीं हो जाती। नदीम श्रवण, नदीम श्रवणी की बीवी थी शायद, उसने अभी इंटरव्यू दिया था 2-3 साल पहले। इसका शौहर तो मर गया है। हुँ, दुबई से उसने इंटरव्यू दिया था कि मेरी जिंदगी हराम थी जब से मैंने इसके साथ शादी की थी। हुँ, पूरा हुँ, हुँ, खानदान इसका 24 घंटे मेरे पीछे पड़ा रहता था, मुसलमान हो जाओ। तो ये जिहाद है और ये हुँ, जिहाद मुसलमानों की किताबों से नहीं आया। ये वाला जिहाद, गजवा हिंद वाला, गजवा हिंद वाला जिहाद अंग्रेजों ने डाला है। इसलिए कि हुँ, अंग्रेजों के आने से पहले देयर वाज नो हदीस ऑफ गजवा हिंद। हदीस प्रॉफिट के कोट को कहते हैं। प्रॉफिट का कोट तो 1300-1200 साल पहले किताबें बन गई थी, उनमें किसी में नहीं है गजवा हिंद। ये अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के लिए मुसलमानों के जहन में ये कीड़ा डाला, वरना महमूद गजनवी 17 बार आया इधर, उसने कभी कहा कि मैं गजवा हिंद करने आया हूँ? गौरी आया, समझ बाबर आया, खिलजी आया, किसी ने गजवा हिंद का नाम नहीं लिया। आज का मुसलमान इसलिए कर रहा है कि ये अंग्रेजों के जहन में डाला गया कि वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान का एक एक हिंदू मुसलमान हो जाएगा और सारे मंदिर खत्म हो जाएंगे। तो ये हुँ। इनके जहन का कीड़ा है ये। अभी आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत लंबा हो गया अभी ऑलरेडी, क्योंकि आप भी बड़े 2 महीने के बाद तो आप हाथ में आए हो, कभी आप अमेरिका चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो, आपके प्रोग्राम्स इतने होते हैं। आरिफ भाई एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने बोला कि ये गज़वे हिंद है। अभी हमने देखा कि गज़वे खालिस्तान, एक नया नारा है पन्नू एंड पार्टी जो लगे हुए हैं और धमकियाँ दे रहे हैं भारत की रियासत को कि भई हम वर्ल्ड कप नहीं होने देंगे, हम बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, हम ये हो जाएगा, जी20 नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे। और आपको नहीं लगता कि ऐसे जो स्टेटमेंट्स देकर वो ट्रूडो को भी एक्सपोज़ कर रहे हैं भी कि आप किस तरह के लोगों को आप पनाह दे रहे हो और इसका अंत क्या है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू एज़ अ कैनेडियन और पन्नू आल्सो? और इसको भी मालूम है कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता भई वहाँ की जो सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विसेज़ हैं, वो तो उसके पनाह दे रही हैं उनको। व्हाट डू यू सी इसका अंत कैसे होगा? और जो भारत की सरकार जैसे रिस्पॉन्स दे रही है, यू थिंक इट इज़ राइट और इनको और भी कुछ करना चाहिए? बिकॉज़ आपकी इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर पकड़ अच्छी होती है। जस्ट वांट ट्राइंग टू सी हाउ डू यू सी दिस? देखें, पन्नू ने कल एक और नई वीडियो डाली है, शायद आपने देखा कि नहीं। हुँ, उसमें एक नक्शा डाला है उर्दूस्तान, उर्दूस्तान का नक्शा डाला है और उसमें उसने राजस्थान, यूपी, बिहार, पूरा बंगाल तक जोड़ के एक ग्रीन कलर का कंट्री कि अब अलग एक उर्दूस्तान बनेगा, ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि क्या भारत में बैठ के कोई ये कहे कि मैं अमेरिका में सुपर बॉल का मैच नहीं होने दूंगा, इनका नेशनल कप नहीं होने दूंगा, मैं हुँ, वहां पे अटैक करूंगा,
और वहां पे भारत में बैठ के वो कहे कि मैं और अमेरिकन नेशनल हो, यानी पन्नू इज ओरिजिनली इंडियन, तो वो हम्म। अमेरिकन कोई भारत में बैठ के ये करे कि मैं अमेरिका में न्यू ऑर्लिन्स है ना, वहां पे कालों की ज्यादा और हिस्पैनिक पॉपुलेशन मेजोरिटी है, मैं उनको हम्म। एक आजाद देश बनाना चाह रहा हूँ। अमेरिका ने जितने 5,000 से ज्यादा ड्रोन अटैक खाली पाकिस्तान पे किए थे मुशर्रफ और जरदारी के पीरियड में, और राइट। जिसको मर्जी आई मिसाइल आता था घर पे गाड़ी पे, इसमें हमारे टेररिस्ट थे, कोई अदालत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, अमेरिका अपने टेररिस्टों को इस तरह मारता है। लेकिन आपके अपने मुल्क में एक आदमी बैठ के इस हद तक वायोलेंस की बात करता है, दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज क्राइम। ठीक ऑफ है, कोर्स। लेकिन हाँ, लेकिन आप उसको खुली छूट दे रहे हैं। दूसरा ये है, क्या पन्नू इज अमेरिकन नेशनल, वो कनाडा जाता है और कनाडा में रहने वाले 7 लाख हिंदू कैनेडियंस का कह रहा है कि कनाडा छोड़ दो। ना कनाडा उसको गिरफ्तार कर रहा है, ना अमेरिका गिरफ्तार कर रहा है। हम्म। ठीक है, जबकि अगर भारत में कोई ये करेगा तो अमेरिका कनाडा पीछे पड़ जाएंगे कि इसको गिरफ्तार करो और सजा दो और हमारे हवाले करो। यस। यस। मैंने एक खबर पढ़ी थी, आई डोंट नो इफ इट इज करेक्ट और नॉट, कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने सीआईए के डायरेक्टर को कहा था कि मुझे पता है कि तुम लोग पन्नू को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे, इसलिए कि ही इज ए सीआईए मैन, ही ही इज इज योर ए। एसेट। तो ये मसला है। आपने जो बात की ना कि पॉलिटिकल सपोर्ट, तो वहां पॉलिटिकल नहीं, पूरी सपोर्ट है, डीप स्टेट की सपोर्ट है। मेरे पास कल एक पूरी रिपोर्ट आई है जिस पर आज मैंने वीडियो बनानी है, उसमें उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, लेकिन उस वक्त वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस थी, डिसइंफो लैब के हवाले से। आप ट्विटर पे इनके अकाउंट पे जाएं, डिसइंफो लैब के अकाउंट में उन्होंने 20-25 ट्वीट्स की एक सीरीज पूरी डाली है, थ्रेड डाला है, उसमें बाकायदा प्रूफ के साथ कि ये देखो, ये पाकिस्तानी आदमी ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में चला रहा है जो खालिस्तान के साथ मिलके हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ काम कर रहा है। हम्म। ये सब अमेरिका की डीप स्टेट है। देखें, अमेरिका की जो पॉलिसी है ना, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी, वो कॉरपोरेट सेक्टर चलाता है, और वो कॉरपोरेट सेक्टर के थिंक टैंक्स होते हैं, और वो हम्म। थिंक टैंक्स है ना, वो लेफ्ट इकोसिस्टम के साथ बंधे हुए हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस है और ये सब, वो ये सब मिलके वो पॉलिसी चलाते हैं, और उसके लिए मुसलमान खालिस्तानी ये वो। देखें, बॉटम लाइन क्या है कि आज से 10 साल पहले भारत इनके लिए थ्रेट नहीं था। थ्रेट से यस। मतलब टेररिज्म की थ्रेट नहीं, नहीं नहीं, कॉम्पिटिटिव। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, यस। आज जिस स्पीड से भारत आगे बढ़ रहा है, तो इनको लग रहा है कि इनके पास पॉपुलेशन भी है, स्किल्ड पॉपुलेशन है, हम्म। रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 5-6 चीजें होती हैं दुनिया में जो किसी भी कंट्री के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। फूड ग्रेन्स, जिसमें डेयरी, फूड ग्रेन्स, बुचरी सब आ जाता है, आईटी, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, 5-6 जो चीजें हैं ना, उस सब में भारत सेल्फ सफिशिएंट है। यस। ठीक है, अब भारत की एक्सपोर्ट देखें आप, भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये जहां भी इंडियन जाता है, कंपनी का सीईओ बन जाता है, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाता है, क्वालिटी है। ठीक है, और हम्म। ऑनेस्टी है, अपने काम के साथ वफादारी। ऋषि हम्म। सुनक मंदिर जाएगा, माथा टेकेगा, प्राउडली आई एम हिंदू कहेगा, लेकिन हम्म। वफादार इंग्लैंड का है, क्योंकि वो इंग्लैंड के लिए ओथ लिया है, उसको 100% देता है। तो हम्म। ये भारत की रिसोर्सेज की एक्सपोर्ट है। फिर एक चाइना के मुकाबले में भारत में फर्क यह है कि भारत में डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सिविल राइट्स हैं, तो वो हम्म। इनके लिए खतरा है कि इसके पास सुपर पावर बनने के सारे इंग्रेडिएंट्स 47 से थे, लेकिन हमारी सरकारें वहां पे ऐसी थी कि वो हमारे साथ मिलकर भारत के पोटेंशियल को दबा के रखी थी। आज भारत एक पोटेंशियल थ्रेट है वेस्ट के लिए, कि वो खा जाएगा इनको, और अगर भारत और चाइना के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो ये मिलकर पूरी दुनिया को खा जाएंगे। यस। इसीलिए इन्होंने हमेशा भारत चाइना के बीच में एक चक्कर चला के रखा हुआ है, ताकि ये दोस्त ना हो जाएं। आप यकीन माने, आज चाइना इंडिया दोस्ती हो जाए ना, तो ये पूरी दुनिया की सुपर पावर होगी ये रीजन। यस, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स।
देखिए ये मैं है। चाइना में रहता हूँ, मैं चाइना में भी ये आई ऑलवेज़ टेल देम कि भई व्हाई डोंट यू बिकम फ्रेंड्स विद इंडिया? चाइना, इंडिया इकट्ठा मिलके एक चिड़िया, जैसे चिड़िया होता है चिड़िया, अब चिड़िया बन सकता है एक, ये गोल्डन चिड़िया बोलते थे भारत को। वी कैन बिकम दैट और सारी दुनिया को पीछे लगा सकते हैं। लेकिन आज दुनिया ने हमें पीछे लगाया हुआ है, अपने फ़ायदे के लिए। वही, अब एक मामूली में गलवान का देखें, बॉर्डर्स पे झड़पें होती रहती हैं, ठीक है? हुँ, अ, गलवान में बॉर्डर में वो अमेरिका वेस्ट का क्या था? इंडिया लड़ पड़ो, जंग करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हुँ, लेकिन इंडिया और चाइना दोनों की पॉलिटिकल लीडरशिप समझदार थी, उनको पता था कि जंग दोनों कंट्रीज के लिए बुरी है। दोनों ने रिफ्रेन किया और मामला ठंडा पड़ गया। राइट। और देखो चाइना की इकोनॉमी है ना, चाइना ने किसी दुनिया के मुल्क को कॉलोनाइज़ करके अपनी इकोनॉमी डेवलप नहीं की। हुँ। आफ्टर ऑल एक मेहनती कौम ने, अपनी कौम ने पूरी घर-घर में इंडस्ट्री है, हर आदमी 12-12 घंटे काम करके अपनी इकोनॉमी डेवलप की है। सर कुछ 16 घंटे इश्यूज़ काम चलता है यहाँ पर। 12 घंटे काम नहीं कोई करता। यहाँ पे 16-16 घंटे काम करते 16 हैं। घंटे काम 2 करते हैं 2-2 जॉब्स करते हैं लोग। और एक हर आदमी और हर औरत काम करता है। यस। तो ये है, ठीक है चाइना के साथ कुछ इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल ये चाइना इंडिया का अलायंस है ना, वो वेस्ट की मौत होगी और ख़ास तौर पे फिर रशिया साथ में हो, ट्रू। फिर बस बांग्लादेश, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, अगर ये एक अलायंस बनता है एशिया का, तो वो हुँ। पूरे अच्छा, ये वेस्ट जैसा अलायंस भी नहीं होगा कि ये दुनिया को बर्बाद नहीं करेगा। No, no, no. It will be for कोविड development. में देखा कोविड में देखा कि भारत ने पूरी दुनिया के गरीब देशों को वैक्सीन सप्लाई की। हुँ, तो ये वेस्ट के लिए बहुत बड़ा मसला है इस वक्त कि किसी तरह इंडिया को दबा के रखो, इंडिया में वापस कोई कांग्रेस जैसी सरकार आ जाए। जब भी तो जॉर्ज सोरोस जैसे बिलियनर का आपको कहना पड़ा कि 2024 में हम मोदी को नहीं आने देंगे। हू द हेल आर हुँ। यू? हू यस। द हेल आर यू? आपने कहा कि ट्रम्प को हम नहीं आने देंगे, ठीक है, आपका इंटरनल मसला है, अमेरिका का मसला है। हुँ। यहाँ इंडिया में तुम कौन होते हो कि मोदी को नहीं आने देंगे? तो ये एक वेस्ट का हिसाब किताब है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि इंडिया को एक अवतार मिला है। मुझे नहीं पता कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक अवतार मिला है, एक ऐसा लीडर मिला है जो भारत को नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। आरिफ भाई बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ माय फर्स्ट शो विद यू एंड आई होप वी कैन कंटिन्यू दिस शोज़ अगेन आल्सो। कुछ ऐसे क्वेश्चन्स थे जिसका मुझे भी एक क्लैरिटी चाहिए थी और हमारे व्यूअर्स को भी क्लैरिटी चाहिए थी रिगार्डिंग इंग्लैंड और मल्टीकल्चरलिज़्म क्या होता है? ये पन्नू एंड पार्टी का क्या चल रहा है? पाकिस्तान में ये जो दहशत है बढ़ती जा रही है और ये सारा जो इकोसिस्टम है लेफ्ट विंग वालों का एंड ऑल दोज़ थिंग्स बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। ऐसे ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल आपने पानी साफ कर दिया जो बिल्कुल मडियर पानी था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड थैंक होप टू सी यू। यू वेरी सून। थैंक यू। थैंक जय यू हिंद। सुमित, इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग इन योर प्रोग्राम। थैंक यू भाई। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।